अहमदाबाद के रखियाल बापूनगर में बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में दिख रहा था कि किस तरीके से असामाजिक तत्व सड़क पर निकलते हैं और पुलिस को भी धद दिखाते हुए, उनको धमकाते हुए नजर आते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी और फिर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनके घरों को जमींदोज कर दिया। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कलीम भाई है। कलीम सिद्दीकी रखियाल बापूनगर इलाके में काफी सामाजिक काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ पुलिस ने कई कार्रवाई की है, लेकिन इन सब के बावजूद न ये दबे न थके, लगातार सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए हैं। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। कलीम भाई, ये जो पूरा मामला हुआ था उसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये जो घटना हुई ये सिर्फ रखियाल बापूनगर या गुजरात के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि आम लोगों को सुरक्षा दे, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा। जिस तरह सेना की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह देश के अंदर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। और अगर पुलिस असुरक्षित हो तो इससे ज्यादा शर्म की बात जो है गुजरात पुलिस के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। ये कुछ मिनट या कुछ लगभग 2 घंटे तक लगातार ये लोग जो है कुछ 3-4 लोग जो है, जो नामी क्रिमिनल है, वो चरस, गांजे, अफीम और शराब का कारोबार करते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। जिस तरह वहां पर चलते हैं, किसी की शादी जा रही, उसको दूल्हे को उतार दिया और उसके बाद पुलिस की गाड़ी को पुलिस वालों के साथ मारपीट की। सिर्फ धक्का मार के गाड़ी में बिठाया नहीं है, उनके साथ मारपीट की। 4-4 गाड़ियां जो है कंट्रोल नहीं कर सकी। रखियाल पुलिस की 4-4 गाड़ियां जो है आ गई। वो उनको यानी जो वो डायलॉग मार रहे थे ना, बिफोर आफ्टर, उन्होंने 2 घंटे तक तो बिफोर आफ्टर पुलिस का किया। पब्लिक तमाशा ही बनी हुई थी। पब्लिक क्या कर सकती, जब पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो उसने पुलिस के उसकी कई गाड़ियों को उन्होंने तलवार मारी चाहिए और जो भी करना था किया। और ये जो उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो इसलिए हुआ कि ये वीडियो वायरल हुआ, वरना ये पुलिस वायरल नहीं होता, पिटने के बाद भी ये खामोश बैठ जाती पुलिस बाबू। क्योंकि ये जो लोग हैं वो पुलिस के रहमो करम पर जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यानी एक लंबे वक्त से वहां पे एक छोटे से इलाके में 4-4 महिलाओं का गैंग सक्रिय है। इस पे बाकायदा रिपोर्ट्स आती हैं, अखबारों में छपता है। वो उनके लिए जो है यानी अलग अलग टाइटल लोग समाज में दिए जाते हैं। वो अपने आप को बड़ा गैंगस्टर, महिलाएं हैं, उनके भाई, उनके बेटे, उनके पति, सारे लोग इसी कारोबार में लगे हुए हैं। लोग जो है चरस, गांजे, अफीम, छोटे छोटे बच्चों से जो है 13-14 साल के बच्चों से यानी ये चरस गांजे बेचवाए जा रहे हैं। और ये पुलिस जो है ना, इनको पता नहीं चलती है। गुजरात हाई कोर्ट सुओ मोटो लेती है, उसके बावजूद सुओ मोटो लेने के बाद जवाब मांगती है। तो जो जज, जिस जज ने सुओ मोटो लिया, उस जज जो है कुरियन साहब से वो केस लेकर ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है देसाई साहब, जो बाद में केरला, इसी केस के बाद केरला हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना के भेजे जाते हैं। तो जब एक जज जो है सबसे बड़ा, यानी सिर्फ ये बात, ये रखियाल पुलिस या बापूनगर पुलिस या वो क्रिमिनल तक बात ये सीमित नहीं है। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, नशे का कारोबार चल रहा है। और नशे के अंदर जो है ये जो है सिर्फ वो क्रिमिनल्स नहीं, वो तो एक मजदूर की तरह जो है पुलिस और सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए पैसा कमाते हैं। एक हिस्सा वो रखते हैं और 3 हिस्सा जो है पुलिस और जो गांधीनगर और भाजपा की भाजपा सरकार जो है गुजरात के अंदर ऊपर तक जाती है। ये मुमकिन ही नहीं बगैर सरकार और पुलिस के मुलविस हुए जो है ये इस तरह की, ना तो ये गुंडागर्दी कर सकते हैं, ना ये इस तरह का कारोबार। इसकी जड़ें कितनी मजबूत है? क्योंकि आपने बताया कि
कोर्ट में भी उनकी पकड़ है, पुलिस में भी उनकी पकड़ है, सरकार में भी उनकी पकड़ है। तो इस कारोबार की जड़ें कितनी मजबूत आपको लग रही है? देखिए, इनकी जड़ें जो है ना, ये मजबूत नहीं है, ये क्रिमिनल मजबूत नहीं है। इनकी जड़ें इसलिए मजबूत है कि ये पुलिस को पैसे कमा के देते हैं। मुझे खुद जो है कई जो है 2018 में जब हम लोगों ने आंदोलन किया, ज्वाइंट सीपी थे अशोक यादव, उनके दफ्तर का घेराव किया और कुछ वक्त तक 5-6 महीने तक लगभग जो है वहां पर एक कारोबार यानी जो है नशे का कारोबार बंद रहा। आखिर में वहां के पीआई ने बापूनगर के मेरे खिलाफ केस दर्ज करवाया और कह दिया कि भाई सब कुछ होगा, लॉ एंड ऑर्डर में हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है, हमें ऊपर से ऑर्डर मिल गया कि कलीम के खिलाफ एक्शन ले हो ताकि ये कारोबार उनका चलता रहे। तो मैं समझ गया, फिर मैं बोला छोड़ दो इनके हालत पे कि भाई जब पुलिस के चाह रही है कि भाई कारोबार हो, इतने यानी परेशान हो, यानी ये पुलिस स्टेशन को चूज यानी पोस्टिंग के लिए जो है ना लाखों रुपए ये दे के आते हैं। ऐसे नहीं है कि जो है ये यानी वहां पोस्टिंग कोई 10 लाख देता है, कोई 15 लाख, जैसा आवक वाला पुलिस स्टेशन होता है। गोमतीपुर का रेट उससे ज्यादा है, बापूनगर का है, फिर रखियाल छोटा है, तो कारोबार वहां पे भी है, उसको वहां पे भी यानी इस तरह जैसा जिस पुलिस स्टेशन हाथ में ज्यादा इनकम वाले पुलिस स्टेशन के लिए पोस्टिंग पाने के लिए ज्यादा पैसा दिया। ये तो विपक्ष की कमजोरी है कि जो है यानी बीजेपी इस तरह का सिस्टम बना के रखी है, वहीवटदारी सिस्टम। जो वहीवटदार होते हैं गांधीनगर से लेके पीआई पीएसआई तक के वहीवटदार होते हैं, जो फंड में उनका तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन फंड मैनेज करने की नौकरी लेते हैं। पुलिस की नौकरी रहते हैं पुलिस में, उनकी हाजिरी लगती है, लेकिन वहीवट जो है वो सिर्फ वहीवटदार फंड का मैनेजमेंट करने। जी कलीम भाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अहमदाबाद के जो मुस्लिम इलाके हैं वहीं पर ही पुलिस वाले अपने ट्रांसफर के लिए पैसे दे रहे हैं, तो ये एक सामाजिक बुराई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मुस्लिम एरिया में ही ये धंधा चल रहा है, लेकिन ज्यादा चल रहा है। हाँ, ये नरोड़ा में भी हो रहा है, कुबेर नगर पुलिस स्टेशन हद में भी होता है, कृष्णा नगर में भी होता है। इस तरह यानी जो पिछड़े तबके, कमजोर तबके, जो फाइनेंशियली जो कमजोर है, अब पालड़ी में जो है जिसके जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो क्यों दारू का धंधा कर रहे हैं, क्यों चरस गांजे बेच के अपना जिंदगी, और जिसके पास कुछ खोने का नहीं है वही आदमी रिस्क लेगा। तो और ये लोग धंधे में ढकेले जाते हैं। जैसे बापूनगर में 3-4 महिलाएं, उनके पीछे सबको देखो बॉयफ्रेंड जो देखो इन लोगों के पुलिस मिल जाते हैं। हरकत हुई रखियाल में और बापूनगर में, वो तो रखियाल में शुरू हुई 2 घंटे, फिर बापूनगर में भी दोनों आदमी हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है इसमें एक चीज मैं बताऊं कि ये जो यानी चीज हो रही हुई, इसका देखो पुलिस से हर कोई डरता है, चाहे कांस्टेबल हो, एक साधारण आदमी। तो ये क्रिमिनल क्यों नहीं डरते हैं? इनको डरना चाहिए। ये इनके डरने की वजह नहीं कि ये पुलिस वाले इनके साथ बैठते हैं, इनके साथ चाय पीते हैं, इनको बोलते हैं गुटखा मंगा, अब इनको बोलते हैं खाना मंगा। जब बैठ के खा पी लोगे तो डर कहां रहेगा, तुम दोस्त हो गए। और ये लोग तो इनके लिए कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, कब कौन दुश्मन हो जाए। क्योंकि ये प्रकरण जो हुआ है इसके अंदर जो कभी एक दूसरे के विरोधी होते थे गैंग, दोनों साथ के मिलके इस कांड में थे। आपको लगता है कि गांधी के गुजरात में जैसे कहा जा रहा है कि शराब बंदी है, शराब पर बेचना और पीना दोनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या लग रही है? ये एक मजाक है कि गुजरात में प्रतिबंध है। देखिए 2014 में एलके आडवाणी को हटाकर नरेंद्र मोदी जो है पीएम उम्मीदवार बने। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि पार्टी को यानी इलेक्शन का खर्चा कौन उठाएगा, फंडिंग कौन। तो नरेंद्र मोदी और उनके साथ जो टीम काम कर रही है वो फंड कैसे इकट्ठा हो सकता है, उसी मॉडल पे आज की भी बीजेपी काम कर रही है। तो जिसके पास पैसा होगा वो जो है पीएम का उम्मीदवार बनेगा। तो दारू का जो धंधा है ना, 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की, अगर इसको यानी ये प्रतिबंध हटा के फ्री कर दिया जाए, इस पर टैक्स लिया जाए, जीएसटी लगाया जाए, ड्यूटी लगाई जाए, तो सरकार को 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए की आवक आसानी से हो सकती है।
सिर्फ गुजरात, लेकिन ये इसलिए यानी गांधी के नाम पे जो है प्रतिबंध लगा रखा है, इससे जो है कमलम का जो है बैंक जो है वो फुल होता है, कहीं ना कहीं सरकारी बाबुओं का जो है बैंक फुल होता है। ये जो है पुलिस जो है, पुलिस में देखिए अगर बहुत सारे पुलिस इधर उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका कहना है कि प्रतिबंध हटा लिया जाना चाहिए। बिल्कुल हटा लेना चाहिए। जब प्रतिबंध है ही नहीं ना, कहाँ प्रतिबंध है? जब चाहिए शराब जहां चाहिए, खाली यानी 5 मिनट लगेगा, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, ऑफलाइन डिलीवरी हो रही है, लोगों को मालूम है कहाँ दारू मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। तो ये प्रतिबंध तो है ही नहीं गुजरात में। ये है कि बस उसका जो आवक का वो पैसा था वो सरकारी बाबुओं की जेब में जा रहा है, जो सरकारी तिजोरी में जाना चाहिए था। अच्छा कलीम भाई, आपने जो मामला उठाया पूरा बापू नगर का, रखियाल का, उसमें देखा गया कि जो पुलिस ने कार्रवाई किया वो आपने बताया कि दबाव में किया, लेकिन जब कॉरपोरेशन ने कार्रवाई की और उनके घरों को बुलडोजर चलाया गया, तो आपको लगता है कि जो गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की उसको नजरअंदाज किया गया? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अभी रिसेंट में सरकार ने जो है बहुत सारे यूपी और ने एक मॉडल, योगी ने अपना एक मॉडल दिया कि भाई कोई मुस्लिम है अगर क्राइम करे तो जो है उसका घर बुलडोजर चला दो। अच्छा गुजरात में ऐसा नहीं है कि पुलिस के ऊपर हमला पहली बार हुआ या पहला, ये तो क्या है वायरल हुआ ज्यादा और सामने मुस्लिम है तो बुलडोजर चलाना जो है इनके लिए आसान था और चलाएगा, झोपड़े में चलाए, घर पे थोड़ी नहीं चला है, कोई उनका बहुत बड़ा नुकसान थोड़ी नहीं हो गया, वो करोड़ों की इनकम करने वाले लोग हैं। तो कुछ लोग हैं जो बेगुनाह भी थे, उनके घरों को भी तोड़ा गया, ऐसा सुना था। नहीं वो जो है जो 4 लोग 3 लोग के जो है बुलडोजर है और चौथा जो है एक जो है ऑपरेशन का डिसीजन नहीं है। ये क्या है, अपनी पुलिस अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेशन और पुलिस दोनों सिस्टम का हिस्सा है, अगर और दोनों किसके नीचे काम कर रहे हैं, दोनों सरकार के, गुजरात सरकार के ऊपर बेइज्जती की हुई, हर्ष संघवी की इज्जत उतरी है, डीजीपी की इज्जत उतरी है। अगर ये चाह रहे हैं कि भाई किसी, अब ये क्या है सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए काम कर रहे हैं जो है, लेकिन इज्जत ऐसी चीज एक बार चली गई तो चली गई, वहां कितना भी बुलडोजर चला लो, लेकिन पुलिस को तो बता दिया भाई तुम्हारे जो है, यानी जो मैसेज जाना था कि पुलिस की हैसियत कितनी है वो पता हो। ये पुलिस की हैसियत इतनी है कि आम लोगों को ये डरा धमका सकते हैं, क्रिमिनल्स के साथ ये बैठ के चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। और जो है अभी मेरे को ऐसे भी बताया गया कि भाई पुलिस सबको बुला बुला के क्रिमिनल्स को ये बोले जो करना, लुक्खागिरी नहीं बर्दाश्त करेंगे। यानी उनका इस तरह से संदेश दिया गया है कि जो यानी ये लुक्खागिरी हुई, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, ये हुआ, लोगों से ये बंद कर दो और बाकी सब करते रहो। यानी दारू बेच रहे हो तो बेचो, चरस बेच रहे हो तो बेचो, गांजा बेचते रहो, एमडी बेचते रहो बेचो। इस तरह की मैसेजिंग दी जा रही इन लोग। तो यानी सरकार और पुलिस जब चाहती नहीं है ये कंट्रोल करना तो कौन कर सकता है, ये तो चलता रहेगा। वो जेल गए हैं, अभी कुछ 3-4 महीने बाद जो है छूट जाएंगे, छूटने के बाद पासा करेंगे। इनको सब सिस्टम मालूम है कि भाई पासा में बोर्ड बैठता है तो 6 महीने के बजाय 3 महीने में कैसे बाहर आना है सब मालूम है। क्रिमिनल आधे वकील हो जाते हैं। जी अच्छा कलीम भाई, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ के जो विधायक हैं कुशवाहा साहब, उनकी भी बहुत चर्चाएं हो रही है क्योंकि उन्होंने अपना एक बयान जारी किया, उसमें कह रहे थे कि विधर्मी लोग हैं ये। उसके पहले बापू नगर में ही एक बड़ा जलसा हुआ था जिसमें नारे तकबीर अल्लाह अकबर किसी भाजपा के विधायक के मुंह से पहली बार सुना गया। उसके बाद ये उनका दोहरा रवैया, इससे कैसे? दिनेश कुशवाहा भले विधर्मी बोल रहे हो पर्सनली, लेकिन इनके मुस्लिमों से रिलेशन तो ठीक ठाक है, मुस्लिम क्रिमिनल्स के साथ भी रिलेशन ठीक ठाक है। और वो जो है जो अल्लाह अकबर वाले इंसिडेंट हुआ था, वो क्या कुछ चमचे जो होते हैं ना, दिनेश कुशवाहा को इतना चढ़ा दिया, इतना ऊपर चार्ज कर दिया कि तुम अब प्रधानमंत्री बनने वाले हो, नेक्स्ट नरेंद्र मोदी तुम ही हो। तो दिनेश कुशवाहा को भी लगा रहे मैं तो नरेंद्र मोदी हूं, और जोश जोश में उन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर, क्यों कि जो यानी उनको जो प्रधानमंत्री बनाने का सपना जो लोग दिखा रहे थे वो मुस्लिम थे, तो जोश में आके नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। लेकिन वो क्या है, कोई उनको नारे तकबीर अल्लाह अकबर से कोई सरोकार नहीं है। और विधर्मी बोलने से भी ये तो क्या है,
अब वो चीज की लीपा पोती, क्योंकि उस चीज पे भी बहुत सारे मीडिया पे वो वीडियो वायरल हुआ, तो अब अपने आप को एक कट्टर हिंदू बताने की कोशिश। और बापूनगर की सीट ऐसी है, दिनेश कुशवाहा के लिए ये दोनों बातें ऐसी, ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। सीट जो है जहां पे 30-32% मुस्लिम वोट हो, 15-14-15% दलित वोट, वो सीट कांग्रेस कैसे हारी? सवाल तो ये भी है। दिनेश कुशवाहा क्या है, वो मुस्लिम हिंदू सबको मैनेज करने के चक्कर में अब कहीं के नहीं रहे। अच्छा, इसे आप एक सामाजिक बुराई मानेंगे? क्योंकि पुलिस का जो काम है वो कर रही है, उसको आप अलग नजरिए से देख रहे हैं, वो आपका नजरिया है, लेकिन क्या समाज के लोग जो अच्छे खासे हैं उनको इसके खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए ताकि इस सामाजिक बुराई को समाज से निकाल बाहर? देखिए, बहुत लोग, यानी देखिए, अगर पुलिस सिर्फ न्यूट्रल हो जाए, पब्लिक ही इनसे निपट लेगी। यानी ये क्रिमिनल जो है इतने बड़े नहीं है, भले पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन अगर इनको पुलिस का सपोर्ट ना हो तो ये समाज के अच्छे लोग जो है इस तरह की बीमारी को समाज में नहीं रहने देंगे। क्योंकि ये जो है सिर्फ नशे के कारोबार के साथ साथ समाज को भी ये धमकाते रहते हैं। चलते लोग को जो है यानी उंगली करते रहते हैं, किसी को सलाम क्यों नहीं किया, अब ये भी सिखाना पड़ेगा। यानी इस तरह की गुंडागर्दी ये लोग करते हैं। तो लेकिन क्या है कि इनके खिलाफ जो है पुलिस FIR नहीं लेती है। इनका भले डीसीपी आगे देखिए भाई 28 FIR 42 FIR है, वो तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में FIR दर्ज हुई, वो केसेस है। क्राइम तो ये घंटों में करते हैं, यानी डेली इनके ऊपर FIR, अगर ईमानदारी से पुलिस FIR दर्ज इनके खिलाफ अगर ये कुछ नाटक करते हैं, कुछ करते हैं, तो 100 नंबर पे फोन करते हैं, तो पुलिस आती है तो पहले इनको पुलिस को मालूम हो जाता है कि भाई वहां से मैसेज आया, इस तरह का मैसेज है, तो ये लोगों ने तो फोन करके कंट्रोल की जो वैन है वो इनको इन्फॉर्म कर देती है भाई हम आ रहे हैं, और बाद में नंबर भी बता देती कि ये नंबर से फोन आया था, ये आदमी का फोन आया था। तो लोग पुलिस को फोन करने से भी डरते हैं 100 नंबर पे। और जो पुलिस वाले जो पिटे हैं वो उसका रीजन भी यही है कि ये दोस्ताना संबंध, जो ये गाड़ियां जो घूमती है ना पुलिस की पेट्रोलिंग की, ये क्रिमिनल्स के साथ जो एक दोस्ताना ताल्लुकात है। अब ये दोस्ती में ये समझे कि तो पुलिस तो अपनी दोस्त है, पुलिस थोड़ी नहीं अपने दोस्त है, इसके लिए ये हरकत कर रहे। नहीं तो किसी की ताकत नहीं है कि पुलिस को इस तरह से जो है बेइज्जत कर देवे। पुलिस के पास ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। ये तो क्या है, वो तो एक पी खाने के बाद तो फिर वो समझा रहे ये क्या, इनको थोड़ा सा कर दो तो पब्लिक और डरेगी। ये चक्कर, पब्लिक को डराने के चक्कर में पुलिस पे हमला हुआ। तो ये थे कलीम सिद्दीकी साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि कहीं ना पुलिस और क्रिमिनल के बीच में जो गठजोड़ है, अहमदाबाद शहर में रहने वाले जो अपराधी हैं, जो असामाजिक प्रवृत्ति में जुड़े लोग हैं, उनका हौसला बुलंद नजर आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस जो कागजी कार्रवाई करती है वो भी एक दिखावा है।